नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल TG2 बार्क NPCIL सेल DRDO आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, और हम आपको दोस्तों बता दें, ये इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। इस एक तरह ये आपका मॉक टेस्ट की तरह कार्य करेगा, जो कि आप एक ही घंटे में लगभग 40-42 टॉपिक के सारे प्रश्न आप कर लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। सही उत्तर ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि रो बराबर RA/L, जो कि इसका मात्रक जो होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कलर कोड से हमने लिया है, जो कि प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। बैंगनी का आप सभी लोगों को पता होगा, जो कि इसका 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर हम आपको बता दें, 0 जो होता है ब्लैक का होता है, जो 3 होता है ये आपका ऑरेंज का होता है, और जो 5 होता है ये आपका हरा का होता है। चलिए, हम एक बार पूरा आपको कोड बता देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि ब्लैक का दिया गया, रेड का 2, येलो का 4, ब्लू का 6 और ग्रे का 8, ब्राउन का 1, ऑरेंज का 3, ग्रीन का 5, वायलेट का 7, वाइट का 9 दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न। कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज है, आपको बताना है इसकी रेंज कितनी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1/8 वाट से लेकर 2 वाट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि वही दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोधक का मान डैश डैश होता है। नारंगी का अभी हमने आपको बताया, जो कि 3 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नारंगी का 3। फिर दूसरा स्टेप आपका लाल का 2 होता है। तीसरा स्टेप आपका 10 की घात गुणे में होता है, जैसा कि भूरा का 1 होगा, और स्वर्णिम यानी प्लस माइनस आपका 5% होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 320 ओम प्लस माइनस 5%, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक के प्रकार हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से प्रतिरोधक के प्रकार हैं। सही उत्तर, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हूँ, तार वाउंड कार्बन प्रतिरोधों और कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोधों, ये सभी इसके प्रकार होते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है। राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर, या जैसा कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोधक के प्रकार पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, मैग्नेम रेजिस्टेंस रजिस्टर और रियोस्टेट, ये सभी इसके प्रकार होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न जाने से पहले फिर से आपको एक बार बता देते हैं। जैसे कि वेरिएबल प्रतिरोधक का मतलब वह अवरोधक जिसमें ओमिक प्रतिरोध मूल्य को समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, मैग्नो रजिस्टर, रियोस्टेट, फोटो प्रतिरोधक या फोटो कंडक्टिव सेल या प्रकाश आश्रित प्रतिरोध होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल प्रतिरोधक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं, जो कि प्रकाश आश्रित प्रतिरोध एलडीआर यानी एक वेरिएबल प्रतिरोधक है, यह एक सुग्राही प्रतिरोधक यानी एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का उपयोग स्ट्रीट लाइट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करें और धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करें नियत प्रतिरोधक उदाहरण जैसे नियत प्रतिरोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कार्बन परत प्रतिरोधक, तार वेष्टित यानी पाउंड प्रतिरोधक एवं धातु ऑक्साइड परत प्रतिरोधक, ये होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं है? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये एक प्रतिरोधक नहीं है। जैसे कि लकड़ी का प्रकार ये नहीं होता है, जबकि धातु फिल्म प्रकार का होता है, कार्बन रचना प्रकार का होता है, वायर बाउंड प्रकार का होता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका जो कि वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर सोल्डरिंग के बारे में दिया गया है। चलिए सोल्डरिंग के बारे में देख लेते हैं। दो या दो से भिन्न धातुओं के तारों भिन्न मतलब टुकड़ों दो या दो से भिन्न धातुओं के तारों के टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु जो है फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः सीसा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। अगला आपका दिया गया है आदर्श रूप से नियतांक वोल्टर स्रोत में होना चाहिए। राइट आंसर जो कि शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि आदर्श रूप से नियतांक वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि आदर्श नियतांक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर आपका है जो कि अनंत प्रवाहित होगा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में बहुत उच्च या अनंत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि परिपथ में प्रतिरोध बहुत ही निम्न अथवा शून्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, इसका मात्रक तो आप जानते ही होंगे, जो कि एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वोल्ट का मात्रक वोल्टेज होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला आपका दिया गया है 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पूछा हुआ है। R बराबर V² फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको V दिया गया है 220 गुणे 220 यानी इसका वर्ग कर दिए हम अपान 110। यहाँ पर 1 जीरो से 0 काटेंगे, 11 से 2 को काट देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 440 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि दो लैंप जिसकी रेटिंग 60 वाट 100 वोल्ट और 100 वाट 100 वोल्ट सीरीज में जुड़े और यह संयोजन
100 यानी 200 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। दोनों लैंप सर्किटों में प्रवाहित होने वाली धाराएं होंगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि समान होंगी। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इसके द्वारा बिजली की खपत डैश डैश होगी। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है। यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है 200 और V2 दिया गया है 110। यहाँ पर R1 दिया गया R2 निकालना। जैसा कि यहाँ पर हम फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि ये फार्मूला निकल कर आता है, इस पर मान रखेंगे और इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप R2 बराबर R/4। ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 1 ओम वाले 10 प्रतिरोधक एक सीरीज में जुड़े हुए हैं और फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि हम पर आपको बता देते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि देख सकते हैं 1 ओम के 10 रेजिस्टेंस आपके लगे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, जो कि सीरीज में लगे हैं। आई बराबर यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व किया गया है 10/10। यहाँ पर यानी यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका 1 एम्पियर आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में उपस्थित नहीं होता है। सही उत्तर जो कि प्रतीपक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, आउटपुट डिवाइस और दृष्टिकारी रेक्टिफायर होते हैं, जबकि इसमें प्रतीपक परिपथ नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि एक न्यूनतम आयल सर्किट ब्रेकर में निम्न में से कौन क्वेचिंग माध्यम और डाइलेक्ट्रिक माध्यम में से उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी डाइलेक्ट्रिक ऑयल, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर स्विच गियर का एक उपकरण है, जिसका प्रयोग परिपथ में मेकिंग और ब्रेकिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न, लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा डैश डैश द्वारा प्रदान की जाती है। राइट आंसर जो कि दंड अंतराल, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश के अनुपातिक होती है। सही उत्तर I²RT यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि ये जूल के नियम के अनुसार फार्मूला होता है, आप इसे ज़रूर याद रखें। और फ्यूज तार किसी तार का एक छोटा टुकड़ा होता है जो परिपथ तार के सीरीज में जुड़ा होता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट होने पर यानी ओवरलोड के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज वायर का गलनांक कम होना चाहिए, जो कि आपको कम गलनांक कर रखना चाहिए। अगला है, तेल से भरे और गैस दाब का तार का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। 66 किलोवोल्ट से लेकर 132 किलोवोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एसी सर्किट की औसत पावर क्या होती है। राइट आंसर आपका है, जो कि VI cos phi, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, VAR निम्न में से किसकी इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी प्रतिघाती शक्ति, ये इसका सही उत्तर है। VAR अर्थात वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यह एक रिएक्टिव खपत होती है जो व्यर्थ रहती है एवं पावर फैक्टर को बेकार करती है। अगला प्रश्न, वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आभासी शक्ति कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि आभासी शक्ति बराबर वोल्टेज RMS गुणे धारा RMS, यानी इसका मात्रक जो होता है वाट इंटू एम्पियर होता है। वास्तविक शक्ति देख सकते हैं VRMS इंटू IRMS cos phi होता है, जो कि किलोवाट में। प्रतिघाती शक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि VRMS इंटू
IRMS साइन 5 किलोवाट आवर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, KW बराबर यानी किलोवाट बराबर KVA गुणे शक्ति गुणक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला हमारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज RL परिपथ में KVA को डैश डैश से गुणा करके सक्रिय बल प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि cos फाई, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सीरीज RL परिपथ में KVA को cos फाई यानी शक्ति गुणक से गुणा करके सक्रिय बल यानी एक्टिव पावर प्राप्त किया जाता है। शक्ति गुणांक वास्तव में सक्रिय तथा आभासी शक्ति का अनुपात होता है। अगला प्रश्न, AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति डैश डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी 0 होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं फार्मूला जो कि आपका दिया गया P बराबर VI cos फाई, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अतिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भूमि अवच्छादित चालक का न्यूनतम आमाप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा जो कि 1.5 mm², ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, सामान्य भू संहति से वैद्युत संपर्कित धातु पट्टिका नालिका अथवा चालकों के आव्यूह को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि भू टर्मिनल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, विभंग यानी फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संपर्कन यानी अर्थिंग द्वारा उपकरण को डैश डैश में लाना चाहिए। राइट आंसर है जो कि शून्य विभव, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, दोष की स्थिति में एक विद्युत उपकरण में भू संपर्कन द्वारा उपकरणों को शून्य विभव पर लाना चाहिए, इसी वजह से हमें विद्युत आघात से सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न, विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है? राइट आंसर जो कि उचित भू संयोजन यानी अर्थिंग का होना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि उचित भू संयोजन यानी अर्थिंग है। भू संयोजन मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विद्युत चालित मशीनों, उपकरणों, मेन स्विचों आदि के धात्विक आवरणों को अर्थ किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसा रखा जाता है कि सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो बराबर B/H, यह आपका सही नहीं है, जबकि आपके ये तीनों सही हैं, आप इसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, सोलेनॉइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास की तुलना में अधिक अच्छी लंबाई, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि सोलेनॉइड जो होता है यह अल्प व्यास एवं अधिक लंबाई की बेलनाकार कुंडली होती है। अगला है, यदि पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न हो तो आर्मेचर में अभिवाह पथ यानी फ्लक्स पथ का प्रतिष्ठंभ डैश डैश होगा। सही उत्तर हो जाएगा जो कि उच्च होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए निम्न चुंबकशीलता वाले पदार्थ का प्रतिष्ठंभ उच्च होता है। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख से संबंधित सर्किट की पहचान करें। आपको बताना ये आरेख किसका बना हुआ है, चुंबकीय सर्किट का है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फाई चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, अतः दिया गया आरेख चुंबकीय परिपथ होता है। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स की सीजीएस यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल, ये इसका राइट आंसर है। चलिए
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बेस, कलेक्टर और इमीटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल बेस, कलेक्टर और एमीटर होते हैं। बीजेटी में विद्युत धारा का चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों यानी अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक द्वारा होता है, इसलिए इसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अगला है, एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण है। राइट आंसर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड इत्यादि सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर निष्क्रिय घटक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर में धारा लब्धि प्रचाल का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में इमीटर अनुपात है, डेड डैश की सीमा में होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.95 से लेकर 0.99, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मूला भी आप याद रखें। अगला आपका दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है। ये तो सिंपल सा है, आपका ये शॉटकी डायोड है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि शॉटकी डायोड के बारे में। शॉटकी डायोड एक हाई स्विचिंग डायोड है, इसमें केवल पी रीजन होता है और इस रीजन पर मेटल का लेप चढ़ा होता है। यह लेयर सिल्वर या प्लेटिनम की हो सकती है। यह डायोड उच्च फ्रिक्वेंसी के अच्छे कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आपको बताना है ये डायग्राम यानी ये सिंबल आपका किसका बना हुआ है। सही उत्तर ये टनल का है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, टनल डायोड का उपयोग गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाले एम्पलीफायर तथा ऑसिलेटर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लिप फ्लॉप सर्किट में जेनर डायोड प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। वायरेक्टा डायोड है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। जैसा कि वायरेक्टा डायोड का प्रयोग उच्च फ्रीक्वेंसी हेतु किया जाता है, अर्थात सर्किट रिसीवर्स के रिमोट कंट्रोल ट्यूनिंग सर्किट में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रतीक की पहचान करना है, आपको बताना है ये किसका प्रतीक है। सही उत्तर धारा नियामक डायोड है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एक सीमा से अधिक नहीं होने देती है, इसी अनुमानित सीमा रेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट मात्रा डैश डैश से वर्गिक आवधिक के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर शॉकले समीकरण, ये इसका सही उत्तर है। शॉकले समीकरण का फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज और VP जो है पिच ऑफ वोल्टेज, ID ड्रेन करंट को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि एक सिलिकॉन नियमित दृष्टिकारी में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 4 सतह तथा 3 जंक्शन होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी में 4 सतह तथा 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन युक्ति होती हैं। इसे PNPN डायोड विथ गेट टर्मिनल भी कहते हैं। यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। अगला प्रश्न, यदि फायरिंग कोण को बढ़ाते हैं तो एक SCR का औसत निर्गत मान होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर घटेगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, SCR में 4 परतें 3 टर्मिनल तथा 3 जंक्शन होते हैं। SCR को DC स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। SCR सदैव फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अगला है, रसायन उद्योग में ज़्यादा अनुकूल केबल है। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, लेड आच्छादित, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं,
रसायन उद्योग में ज़्यादा अनुकूलित केबल लेड आच्छादित होती है क्योंकि यह नमी अवशोषण का कार्य भी करती है। इसके साथ यह यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीसीएम टेलीफोन केबल के लिए रोधन के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी पॉलीथीन, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पीसीएम केबल में किस चालक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर जो कि ताम्र की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसका पूरा नाम जो होता है पल्स क्रोड मॉड्यूलेशन पीसीएम का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न, मशीन केबल के रूप में किस केबल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर जो कि शीशे द्वारा परिरक्षित केबल प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीटीएस तारों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैब टायर्ड शीट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि सीटीएस तारों के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करता है। इस हेतु हम कैब टायर शीट प्रयोग में लेते हैं। यह तारें नमी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह शीत कुचलता खेमे से बचाती है। अगला है, यदि कॉपर केबल की सामान्य धारा वहन क्षमता 20 एम्पीयर है तो रुक्ष अतिरिक्त धारा संचरण द्वारा संरक्षित होने पर इसकी धारा क्षमता क्या होगी? चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 16.2 एम्पीयर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जब कोई भी युक्ति रुक्ष अतिरिक्त धारा संरक्षण द्वारा जुड़ी हुई होती है तो रेटिंग फैक्टर 0.81 माना जाता है। केबल की समान धारा वहन क्षमता 20 एम्पीयर रुक्ष धारा अतिरिक्त धारा संरक्षण द्वारा संरक्षित होने पर केबल की वहन धारा क्षमता जो होती है, यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे, आपका 16.2 एम्पीयर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम डेड डैश की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। सही उत्तर जो कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए और स्विच बोर्ड जो होता है फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है? आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो सुरक्षित वायरिंग है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, ये आपकी सबसे सुरक्षित वायरिंग होती है। जैसा कि इसे कंड्यूट पाइप में पीवीसी या वीआईआर लगाकर किया जाता है। इसमें बैंड, एल्बो, सैंडल आदि लगाई जाती है या वर्कशॉप, सिनेमा घर आदि में लगाई जाती है। अगला प्रश्न, न्यूट्रल हेतु वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग है। न्यूट्रल के लिए काला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और अर्थिंग के लिए आपका हरा होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ का रंग हरा होता है, न्यूट्रल का काला होता है, और विद्युत झटकों से या खतरों से सुरक्षा हेतु अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अर्थिंग का कार्य न्यूट्रल तार को भू विभव बनाए रखने का भी होता है। अगला प्रश्न, जब किसी स्थापन यानी इंस्टॉलेशन में 10 एम्पीयर प्रवाह रिसाव लीकेज धारा हो तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किसके अधिक नहीं होना चाहिए? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 2 मिली एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि किसी भी स्थापना में लीकेज धारा का 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। लीकेज धारा का मान जितना कम होगा स्थापन के लिए उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न, डेड डैश जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। सही उत्तर आपका है जो कि सीरीज, ये इसका सही उत्तर है। इसमें सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। जैसे कि सीरीज तथा डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
सीरीज जनरेटर का प्रयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ट्रांसमिशन लाइन वोल्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है ये किस प्रकार का जनरेटर बना हुआ है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है, जो कि आपका सीरीज जनरेटर है, जो कि सीरीज में देख सकते हैं यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर कुंडलन व क्षेत्र कुंडलन सीरीज में संयोजित होते हैं, अतः यह जो जनरेटर बना हुआ है आपका सीरीज जनरेटर है। अगला है डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों आवश्यक हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं डीसी लोड का निर्धारण वाट जो है वाट में किया जाता है और वोल्टेज व धारा गुणनफल लोड होता है, अतः डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए वोल्ट मीटर आमीटर दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न डीसी शंट जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता डैश डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए घूर्णन की दिशा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं डीसी शंट जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है, जिसमें अंगूठा घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित करता है, अतः घूर्णन की दिशा बदलने पर प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अगला है डैश डैश को निरंतर वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी डीसी शंट जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है, आप सभी को पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं डीसी शंट जनरेटर एक नियत यानी कांस्टेंट फ्लक्स जनरेटर है और इसलिए डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज नियत रहता है, अतः निरंतर वोल्टेज जनरेटर इसे कहते हैं। अगला हमारा दिया गया है अलग उत्तेजन यानी सेपरेट एक्साइटेशन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सोलर का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी डीसी जनरेटर स्टोरेज बैटरी रेक्टिफायर का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अलग उत्तेजन यानी सेपरेट एक्साइटेशन के लिए डीसी जनरेटर स्टोरेज बैटरी व रेक्टिफायर डीसी का उपयोग किया जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग जहां कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो वहां किया जाता है। अगला है डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी 0.35, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं डीसी जनरेटर में ब्रश का कार्य कम्यूटेटर से विद्युत धारा एकत्र करके बाह्य परिपथ में भेजना होता है और ब्रश कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे स्पार्किंग नहीं होती है। अगला पॉइंट है छोटी मशीनों में ब्रश ताम्र धातु के व बड़ी मशीनों में ब्रश कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक पोल के बीच में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए योग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं डीसी मशीन में योग मैग्नेटिक पोल के बीच में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है तथा कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में बदलना होता है। सिरा प्लेटो शाफ्ट को स्थायित्व प्रदान करती है तथा पोल शू चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। अगला प्रश्न दिश धारा मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली की अनुशंसा डैश डैश के लिए नहीं की जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर सतत गति संचालन के लिए नहीं करते हैं, जबकि विस्तृत गति संचालन के लिए करते हैं, यानी प्रास के लिए करते हैं, बारंबारता मोटर विपर्यास के लिए करते हैं, अत्यधिक कम गति के लिए करते हैं, ये सभी के लिए करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसके लिए नहीं की जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं जो कि वार्ड लियोनार्ड विधि में डीसी मोटर की नियंत्रण की ऐसी विधि विकसित है जिसमें गति नियंत्रण हेतु शून्य से अधिक
तक गतियां प्राप्त की जाती हैं, अपितु मोटर को विपरीत दिशा में भी शून्य से अधिकतम गति पर प्रचालित किया जा सकता है। अगला है डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डैश डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग में किए गए वोल्टेज बदल कर प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं फिर से एक बार, जो कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदल कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के वार्ड लियोनार्ड विधि काम में ली जाती है, जिसे परिवर्तित वोल्टेज दी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली को किस गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि दिष्ट धारा शंट मोटर यानी डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से डैश डैश नियंत्रण विधि है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आर्मेचर वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य ज्ञात करना है आपको। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दिया गया है, चाल को मोटर के घूर्णन की केवल एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आपको ये सही लगता है कि नहीं? इसमें अंतर्निहित पुनर्योजी अवरोधन का गुण होता है, इसको भी बताना है कि ये सही है कि नहीं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहला आपका असत्य है और दूसरा आपका सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि डीसी शंट मोटर की दोनों दिशाओं यानी आधार गति से कम तथा अधिक में गति नियंत्रण करने के लिए वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि भी कहते हैं। वह इसमें अंतर्निहित पुनर्योजी अवरोधन का गुण होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक चल कुंडली और एक चल लौह प्रकार के एमीटर सीरीज क्रम में संयोजित है, जो एक अर्ध डायोड रिश्तकारी के आउटपुट से संयोजित है। चल लौह प्रकार के मीटर पाठ्यांक 5 एम्पियर, चल कुंडली मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर धारा यानी आपका धारा दी गई है, यानी मीटर का पाठ्यांक यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है आपका जैसे कि IRMS बराबर IM/2। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर IM बराबर निकालेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर चल कुंडली एमीटर DC मान पढ़ेगा, जैसे कि इसलिए IDC बराबर IM/पाई होता है। यहाँ पर IM का मान रखेंगे और पाई का मान रख के भाग दे देंगे। आपका IDC बराबर 3.18 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि एक एमीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि बहुत कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि दिया गया है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एमीटर परिपथ के सीरीज में तथा वोल्टमीटर परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, AC मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा है। सही उत्तर आवृत्ति के साथ स्थिर रहना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, 3 फेज प्रणाली वाली यानी 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण अंतर होता है। सही उत्तर 120 डिग्री होता है, ये इसका सही उत्तर है। और 2 फेज के अंतर्गत आपका 90 डिग्री होता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के मोटर में रोटर स्वयं पर स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किटेड होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्क्वायरल केज रोटर, ये इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है। जिस प्रकार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर को 3 बाह्य प्रतिरोधों द्वारा जोड़कर शॉर्ट सर्किट किया जाता है, उसी प्रकार केज प्रकार के मोटर में रोटर को कॉपर रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। डबल स्क्वायरल केज प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती हैं? सही उत्तर जो कि पीतल की बनी होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो कि ये उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध को दर्शाता है, जबकि आंतरिक वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम तथा प्रतिघात अधिक होता है। अगला प्रश्न। द्विपिंजरी प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर में यदि एक पिंजरे में निम्न प्रतिरोध और उच्च क्षरण प्रतिघात हो तो क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि आंतरिक पिंजरा होगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी आपका दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात डैश है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी 12:1, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। KWH मीटर को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर जो कि इंटीग्रेटिंग उपकरण, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एनर्जी मीटर इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है और जब एनर्जी मीटर एसी एनर्जी को मापता है तो यह वाट आवर मीटर कहलाता है। अगला है, जब मीटर डीसी एनर्जी को मापता है तो ये एम्पियर आवर मीटर में मापता है। और इंडिकेटिंग उपकरण जो होते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर होते हैं। अगला है, रोधन परीक्षण यानी टेस्टिंग इंसुलेशन के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी दिष्ट धारा यानी डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डीसी करंट का मान और दिशा नियत रहती है, इसलिए इसकी आवृत्ति 0 होती है। और डीसी करंट को सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, डीसी करंट का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन आदि में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापने की इकाई है? सही उत्तर आपका है जो कि ओम होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर फार्मूला तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है और इसे ओम से यानी ये प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। चालकत्व इकाई म्हो होती है, जबकि धारिता की इकाई फैराड होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला है, वाट मीटर एक डैश तरह का उपकरण है, यानी ये आपका संकेतक उपकरण है, इंडिकेटिंग, ये इसका सही उत्तर है। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। वेव में आपकी हमेशा 2 होती है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वाइंडिंग में से एक में सभी कॉइल्स एक सीरीज में एक प्रतिशीत लहर के रूप में जुड़े हुए हैं और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं, इसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी वेव वाइंडिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वेव वाइंडिंग में इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें सभी कॉइल सीरीज में लगी होती हैं और कॉइलों को वेब की भांति स्लॉटों में लगाया जाता है तथा इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में कुंडली के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर नियंत्रित आगे बढ़ते जाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 रखी जाती है। अगला प्रश्न, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है, 2 होती है, अभी आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि वेव वाइंडिंग में हम देख चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। वेव वाइंडिंग एक प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इस घुमावदार में हम एक वाइंडिंग के अंत को उसी कुंडल को दूसरे कुंडल की शुरुआत से जोड़ते हैं जो पहले कुंडल के रूप में है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तरंग रूप से रिजल्टेड परिणाम पिच डैट डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि लैप के लिए देख सकते हैं, ये तरंग के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपका लैप के लिए देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए, आर्मेचर के डेड डैश वाइंडिंग के समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। राइट आंसर जो कि लैप वाइंडिंग होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आर्मेचर के लैप वाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है, लैप वाइंडिंग समांतर पथों की संख्या पोल के तुल्य होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 रखी जाती है। चलिए, 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यू, वी और डब्ल्यू, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, रिवर्स वोल्टेज का अधिकतम मान जो कोई पीएन जंक्शन पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए सहन कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, पीक इन्वर्स वोल्टेज कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, रिवर्स वोल्टेज का अधिकतम मान जो कोई पीएन जंक्शन पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए सहन कर सकता है, उसे पीक इन्वर्स वोल्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है, उसे कहते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि भंजन वोल्टता कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर अवलांच प्रभाव कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को अवलांच प्रभाव कहते हैं। यदि डायोड में ऋणात्मक अभिनत में वोल्टता का मान इतना बढ़ा दें कि एक धारा का मान बढ़ जाए, उसे अवलांच प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, जब डैश डैश तब एवलांच ब्रेकडाउन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपूर्ति वोल्टता पर इलेक्ट्रॉन और होल्स त्वरित होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर जेनर डायोड एक सक्रिय घटक है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जेनर डायोड सक्रिय घटक है, जबकि अन्य सभी प्रतिरोधक संधारित्र निष्क्रिय घटक हैं। जैसा कि साथ ही सक्रिय घटक को अन्य किसी संचालन स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार V और I के मध्य का रैखिक संबंध डैश डैश लागू नहीं होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि जेनर डायोड, ये इस पे लागू नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। यह नियम अर्धचालक के लिए भी लागू नहीं होता है, जबकि अन्य सभी जैसे कि सीसा, तांबे तथा जर्मन सिल्वर पर लागू किया जा सकता है। साथ ही चालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुफेजी यानी इंडक्शन मोटर जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक वाइंडिंग के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लाइन वोल्टेज बटे √3 होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि बहुफेजी प्रेरण मोटर यानी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटर के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटरें शक्ति गुणांक सुधारती हैं, प्रेरणी मोटें कम करती हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डबल केज पिंजरा मोटर यानी डबल केज स्क्वायरल केज मोटर के साथ ड्यूल स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है। सही उत्तर आपका है जो कि 1.5 किलोवाट, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, डबल केज पिंजरा मोटर के साथ ड्यूल स्टार्टर 1.5 किलोवाट शक्ति तक के मोटर को साथ लगाया जा सकता है। सामान्यतः 3 अश्वशक्ति की अधिकतम 5 अश्वशक्ति की स्क्वायरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पंप 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है, इसका
परिणाम क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोटर खराब हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। एसीआर एक डैश डैश उपकरण है, सही उत्तर आपका है जो कि अर्ध नियंत्रित है, ये इसका सही उत्तर है। एसीआर एक डैश डैश स्विच है, सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी एक दिशी है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि एसीआर का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एसीआर में टर्मिनल क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये गेट हो गया, ये आपका सही उत्तर है। यानी एनोड, कैथोड, गेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। इसका सिंबल आप जरूर याद रखें, जो कि इसका सिंबल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एसीआर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, धारा हमेशा इसकी लैंचिंग से अधिक होती है, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी आपको सभी सही दिए गए हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जैसा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी क्लास किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसा कि हाल फिलहाल आपका यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएल TG2 का, और बार का एग्ज़ाम, जो कि यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम तो कंफर्म हो चुका है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, और बार का एग्ज़ाम भी होने वाला है। ये सारी बड़ी भर्ती के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। जैसा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3 टर्मिनल वाली और 4 स्तरीय एकदिशी डिवाइस है। इसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। एक बार एसीआर ऑन होने के बाद गेट सिग्नल को हटा दिया जाता है। एसीआर को कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए एनोड धारा का मान लैंचिंग धारा से अधिक होना चाहिए। लैंचिंग धारा का मान सदैव होल्डिंग धारा से अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसीआर में ब्लॉकिंग टेस्ट का मतलब डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, थायरिस्टर के फॉरवर्ड एनोड करंट को इसके होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। एक शक्ति गुणक मीटर में होती है, सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में 2 स्थिर करंट कॉइल होते हैं, जो लोड के साथ डैश डैश में जुड़े होते हैं। राइट आंसर आपका है, जो कि सीरीज में जुड़े होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, मेगर किसका संयोजन है? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर, मैगर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। मैगर प्रतिरोधन भी मापता है। यह मेगा ओम तक प्रतिरोध का मापन करता है। मैगर वास्तव में जनरेटर एवं मीटर होता है। अगला प्रश्न। एक मैगर में होता है, क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि मेगर द्वारा आपका इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है, ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी मेगर में नियंत्रणात्मक टार्क डैश डैश के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि कॉइल उपलब्ध कराया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि मेगर में 3 प्रकार की कॉइल होती है, जिसमें 2 दाब कॉइल व 1 धारा कॉइल होती है। दाब कॉइल चालक कॉइल को वामाव्रत दिशा में घुमाती है, व धारा कॉइल जो दक्षिणाव्रत में घुमाती है। अगला प्रश्न। मेगर का प्रयोग करते समय डैश डैश को स्पर्श करने से बचें। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक साथ दोनों सिरों को स्पर्श करने से बचें, जो नहीं तो आपको करंट लग सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, मेगर
एक इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने का उपकरण होता है। मेगर की सहायता से उच्च प्रतिरोध का मापन किया जाएगा। मेगर के दोनों सिरों को आपस में एक साथ संयोजित नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेगर की वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। सही उत्तर आपका है लो वोल्टेज कहलाती है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, इससे ऊपर की वोल्टता जो है मध्यम वोल्टता कहलाती है, जो कि 1 से 33 किलो वोल्ट को उच्च तथा 33 किलो वोल्ट से ऊपर को अति उच्च वोल्टता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किसी उद्योगशाला में सवस्तु शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देते हैं, जो कि शक्ति आपकी दी गई है, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, आवृत्ति दी गई है। फार्मूला आपका होता है यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर VI। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पर 200 एम्पियर आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, जैसा कि 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की शुरू परी बस बार डैश लंबाई की उत्पादित की जाती है। सही उत्तर जो कि 2.44 मीटर। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, जैसा कि वह संरक्षित यानी प्रोटेक्टिव युक्ति जो निर्धारित धारा का मान 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक की परिपथ नहीं खोलेगी डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर परिपथ वियोजक। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, वह संरक्षित युक्ति जो निर्धारित मान धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक की परिपथ को नहीं खोलेगी। परिपथ वियोजक होगी, क्योंकि परिपथ वियोजक रिले द्वारा संकेत पाकर प्रचालित होता है, स्वयं प्रचालित नहीं होता है। अगला है, आपको 3 फेज 5 HP इंडक्शन मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है, जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार के संयोजन प्राप्त किया जा सकते हैं। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी? सही उत्तर जो कि 32 एम्पियर TPN यानी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यदि एक 3 फेज 5 HP प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर न्यूट्रल सहित